Good morning, students. Myself, Dr. Dhanvi Sani, Assistant Professor in History, Gandhi Memorial National College, Ambala, Kent. Today's our topic: emergence of communal and separatist politics. सांप्रदायिक एवं अलगाववादी राजनीति का उदय. इंट्रोडक्शन. भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ था, लेकिन इसके साथ ही साथ भारत में सांप्रदायिकता का उदय भी हुआ था. सांप्रदायिकता का उदय भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होना शुरू हुआ था तथा यह भारत के लोगों की एकता तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में उभरकर सामने आई थी. इससे पहले कि हम भारत में सांप्रदायिकता एवं सांप्रदायिक राजनीति के विकास की चर्चा करें, हम सांप्रदायिकता के मीनिंग तथा टर्म को डिफाइन करेंगे. मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म. सांप्रदायिकता का अर्थ. सांप्रदायिकता वास्तव में एक विचारधारा है. सांप्रदायिक दंगे इस विचारधारा का ही परिणाम है. सांप्रदायिकता में यह विश्वास किया जाता है कि धार्मिक रूप से लोगों का एक समूह जिनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित एक समान होते हैं तथा भारत में अनेक धार्मिक समूह हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन तथा इन समूहों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हित अलग अलग हैं. सांप्रदायिकता में दूसरी स्टेज पर यह विश्वास किया जाता है कि एक धार्मिक समूह के जो हित होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वो सभी हित दूसरे धार्मिक समूहों के राजनीतिक हितों से अलग होते हैं. सांप्रदायिकता की तीसरी स्टेज में इस बात में विश्वास किया जाता है कि जब एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह के हितों से घृणा करता है तथा इस बात को मानता है कि दोनों ही धार्मिक समूह कभी भी अपने हितों को लेकर एक नहीं हो सकते, तब सांप्रदायिकता का जन्म होता है. इस बात को गलत तरीके से पेश किया गया है कि भारत में सांप्रदायिकता का उदय मध्यकाल में हुआ था. मध्यकाल में सभी धार्मिक समूहों के लोग मिलजुल कर रहते थे तथा मध्यकाल में हमें कभी धार्मिक रूप से किसी भी तरह की डिस्टरबेंस देखने को नहीं मिलती. वास्तव में भारत में सांप्रदायिकता का उदय 1870 ईस्वी के बाद में हुआ. इसीलिए ये कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता मॉडर्न फिनोमिना है और इसकी जड़ें जो हैं वो कॉलोनियल स्टेट की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलती हैं. जब भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद नई राजनीतिक परिस्थितियां तैयार हुई, तो उसी के परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय होना भी शुरू हुआ था. 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भी भारत में सांप्रदायिकता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वास्तव में भारत में साम्राज्यवादी सरकार थी तथा साम्राज्यवादी सरकार अपने हितों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलते हुए जहां एक वर्ग को प्रोटेक्शन दिया था, दूसरे वर्ग को इग्नोर किया था तथा इसीलिए भारत में सांप्रदायिकता का उदय होना शुरू हुआ था. दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड द बर्थ एंड स्प्रेड ऑफ modern ideas of nation, class and cultural linguistic identity.
कॉजेज ऑफ राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिक राजनीति के उदय के कारण। लॉस्ट ऑफ सोवरेनिटी, राज्य सत्ता का छिन जाना। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से पहले मुसलमानों का राज्य था। 1206 में भारत में मुस्लिम रूल की स्थापना हुई थी तथा लंबे समय तक भारत में उन्होंने राज किया था। लेकिन 1757 ईस्वी के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था तथा 1857 ईस्वी तक लगभग पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। इसीलिए जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई तो उस क्रांति में हालांकि सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस क्रांति के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार माना था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद मुसलमानों को इग्नोर करना शुरू किया था, मुसलमानों का दमन करना शुरू किया था तथा हिंदुओं का पक्ष लेना शुरू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों ने अपने हितों को प्राप्त करने के उपाय तलाशने शुरू किए थे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड एलनबरा ने लिखा है कि मुसलमान जाति सिद्धांततः हमसे शत्रुता के भाव रखती है और इसी कारण हमारी नीति हिंदुओं को संतुष्ट करने की है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स, राजसत्ता हाथ से निकलने के पश्चात मुसलमान आर्थिक दृष्टि से हिंदुओं की तुलना में बहुत पिछड़ गए थे। अंग्रेजों ने भी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए मुसलमानों का दमन किया। कंपनी के शासनकाल में उन्होंने नौकरी से वंचित कर दिया, उनके पास भूमि भी नहीं थी। अकॉर्डिंग टू सर विलियम हंटर ने अपनी किताब भारतीय मुसलमान में यह लिखा है कि एक अमीर, गौरवपूर्ण और वीर जाति को निर्धन और निरक्षर बना दिया। उनके उत्साह तथा गर्व को मिट्टी में मिला दिया गया। मुसलमानों ने अपनी बिगड़ी हुई स्थिति का अनुभव किया, उनमें असंतोष की भावना जागृत होने लगी, उनमें राजनीतिक जागृति पैदा हुई और विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी थी। जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो इससे मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचा था। विदेशी वस्त्रों के आगमन से कुटीर उद्योग भारत में डिक्लाइन कर गया था। वास्तव में कुटीर उद्योग में ज्यादातर कारीगर मुसलमान थे, इसीलिए उनको काफी बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान पहुंचा था। जहां तक ब्रिटिश शासन में नौकरियों का सवाल था तो वो केवल उसमें 1857 ईस्वी के बाद जब भारत में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी तो उसका ज्यादातर लाभ भारत में हिंदू वर्ग के लोगों ने उठाया था, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे। 1971 में बंगाल में 27,141 उच्च पद थे, जिन पर 1238 यूरोपीय, 711 पर हिंदू तथा 92 पर केवल मुसलमान आसीन थे। अतः अपने आर्थिक क्षेत्र में हुए भेदभाव को दूर करने के लिए, आर्थिक रूप से अवसरों को तलाशने के लिए मुसलमानों ने सांप्रदायिकता की भावना को लेकर या सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेना शुरू किया था। वहाबी आंदोलन, वहाबी मूवमेंट 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस्लाम के अनुयायियों को जागृत करने के लिए अरब के मुसलमानों ने वहाबी आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों को बहुत प्रभावित किया था। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। उसने 1820 ईस्वी में मक्का से लौटकर रायबरेली में वहाबी आंदोलन की स्थापना की थी। इस आंदोलन ने इस्लाम धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए इसे पवित्रता प्रदान करने का प्रयास किया था। बरेलवी ने हिंदू, सिख और अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। उसका उद्देश्य था भारत में दोबारा से मुस्लिम राज की स्थापना करना। उसने भारत में अनेक भागों में इसका प्रचार प्रसार किया था। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध दोबारा से विद्रोह किया था। अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार ये लिखते हैं कि वहाबी मूवमेंट एक संगठित मूवमेंट था तथा जब ब्रिटिश सरकार को इस षड्यंत्र का पता चला था तो ब्रिटिश सरकार ने इस षड्यंत्र को कठोरता से कुचल दिया था। लेकिन इस आंदोलन ने भी भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे।
ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन मुस्लिम। 1835 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश सरकार भी न्यायालयों में व सरकारी कामकाज में फारसी के स्थान पर अब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगी थी। मुसलमान इससे सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गए थे। स्कूल कॉलेजों में भी परंपरागत शिक्षा की जगह आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया था। इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारक ने भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं में वेस्टर्न एजुकेशन का काफी प्रचार प्रसार हुआ था तथा हिंदू इस वेस्टर्न एजुकेशन प्रणाली से काफी लाभान्वित हुए थे। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों ने इस नई शिक्षा पद्धति को अपनाने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान पिछड़ गए थे। अकॉर्डिंग टू नोमन ने लिखा है, शिक्षा नीति ही बेकारी की वृद्धि और मुसलमानों के लिए दूसरों द्वारा बंद करने के लिए जिम्मेदार थी। सेना में उनकी भर्ती बहुत ही सीमित थी। कला कौशल के क्षेत्र में भी वो अब असहाय बन गए थे। परंतु 1857 ईस्वी के बाद सर सैयद अहमद खान जैसे पढ़े लिखे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल लोगों के द्वारा मुसलमानों की शिक्षा का विकास करने के लिए नई आधुनिक प्रणाली पर व्यवस्थित शिक्षा संस्थाएं खोलनी शुरू की थी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला था, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विकास होना शुरू किया था। और इसी के परिणाम स्वरूप जब मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विकास होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने अपने राजनीतिक हितों को प्राप्त करने की कोशिश की थी और इन हितों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स का सहारा लेना शुरू किया था। चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन। 1870 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने भी मुसलमानों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करना शुरू किया था, क्योंकि 1870 ईस्वी के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ था। राष्ट्रवाद अंग्रेजी शासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अतः इस खतरे को रोकने के लिए मुसलमानों ने अंग्रेजों के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए मुसलमानों को मित्र के रूप में अपनाना शुरू किया था। W.W. हंटर के द्वारा इंडियन मुसलमान जो बुक लिखी गई थी, उस बुक में भी ब्रिटिश सरकार को इस बात की चेतावनी दी थी कि कहीं दोबारा से 1857 के जैसा विद्रोह भारत में ना हो जाए, इसीलिए मुसलमानों के साथ सहयोग करना जरूरी है। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने बढ़ते हुए भारत में राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुसलमानों को मित्र के रूप में अपनाना शुरू किया था, ताकि इसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रवाद को दबाया जा सके तथा भारत में जिससे कि भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बढ़ाकर दो वर्गों को आपस में लड़वाकर राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सके। और इसके परिणाम स्वरूप भारत में हम देखते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति का उदय होना शुरू हुआ था। सर सैयद अहमद खान का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उत्थान में सर सैयद अहमद खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय सर सैयद अहमद खान कंपनी की सेवा में थे, लेकिन जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जब मुसलमानों के प्रति इग्नोर की पॉलिसी शुरू की, तो उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठाया था। उनका ये विचार था कि मुसलमान अपनी स्थिति तभी सुधार सकते हैं जब भारत में अंग्रेजी सरकार उनकी सहायता कर सके। इसीलिए उन्होंने एक पत्र लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निकालना शुरू किया था। इसके साथ साथ उन्होंने पॉइनियर में इससे संबंधित अनेक लेख भी लिखे थे। हालांकि सर सैयद अहमद खान
शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, उनका यह मानना था कि भारत के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का होना जरूरी है तथा यदि ये दोनों जातियां एक नहीं हुई तो यह समाप्त हो जाएंगी। परंतु धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन आना शुरू हुआ था। उन्होंने जैसे ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके पश्चात उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व या सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि ये तो एक हिंदू संस्था है। तथा 1893 में इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के हितों की सुरक्षा के लिए एक संस्था एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका मंत्री एक अंग्रेज को बनाया गया था। साथ ही साथ उन्होंने अब यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि भारत एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के विचारों से, सर सैयद अहमद खान के विचारों से भी भारत में सांप्रदायिकता का या सांप्रदायिक राजनीति का विकास होना शुरू हुआ था। मिलिटेंट नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद ने भी भारत में सांप्रदायिक राजनीति को जन्म दिया था। हालांकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अरविंद घोष जैसे नेताओं के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे, जो उत्सव मनाए गए थे, चाहे वो शिवाजी उत्सव था या जो है गणेश उत्सव था, उनका उद्देश्य सभी भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना था। लेकिन उनके इस उद्देश्य को सांप्रदायिक विचारधारा से प्रभावित लोगों ने गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। साथ ही साथ 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पश्चात मुसलमानों ने कांग्रेस को हिंदू सभा बुलाना शुरू किया था। इसी समय अलीगढ़ गजट में एक अंग्रेज अधिकारी बेक ने यह तक लिखा था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ तो मित्रता करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों के अलावा मुसलमान किसी दूसरे वर्ग या समुदाय से मित्रता कर ही नहीं सकते। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के अनुयायी अंग्रेजों औरंगजेब को एक महान नायक मान ही नहीं सकते तथा मुसलमान उस शासन पद्धति को कभी स्वीकार नहीं कर सकते जिसके अंतर्गत उन्हें बहुमत के शासन के अधीन रहना पड़े। इस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगातार सांप्रदायिकता के बीज भारत में बोए जा रहे थे, जिससे कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905 में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर भारत में सांप्रदायिक राजनीति को एक नई हवा दी थी। हालांकि उन्होंने बंगाल के विभाजन का कारण प्रशासनिक बताया था। उनका ये मानना था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है तथा जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रांत के रूप में ठीक से नहीं संभाली जाती, लेकिन उनका बंगाल का विभाजन करने का उद्देश्य प्रशासनिक ना होकर बल्कि भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। उनके द्वारा पूर्वी बंगाल का निर्माण किया गया। पुराने बंगाल के 15 जिलों को असम और चटगांव में सम्मिलित कर लिया और इस नए प्रांत का क्षेत्रफल 1,60,000 वर्ग मील रखा गया। इस विभाजन का हिंदुओं ने विरोध किया था। अकॉर्डिंग टू एस.एन. बनर्जी ने ये लिखा कि बंगाल विभाजन की घोषणा बम के गोले के समान थी। हमने ऐसा महसूस किया कि हमें अपमानित किया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमने अनुभव किया कि वह एक जानबूझकर बांग्ला भाषी जनता के विकसित होने वाले आत्मसम्मान तथा एकता पर चोट की गई है। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। पूरे बंगाल में बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक राजनीति से प्रभावित लोगों ने बंग विरोधी आंदोलन का जोर शोर से विरोध किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि हिंदू लोग ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समुदाय के लोग राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से बंगाल में सशक्त हों। इसीलिए उन्होंने एंटी बंग भंग
मूवमेंट के विरुद्ध एक्टिविटीज करनी शुरू की थी। लेकिन सरकार ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया तो उससे प्रभावित होकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। इसका मुसलमानों ने जोरदार विरोध किया था और इसके लिए उन्होंने हिंदू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जिम्मेदार बताया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ था। शिमला डेपुटेशन 1906 में ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर आर्चीबोल्ट के सहयोग से हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश की थी। उन्होंने नवाब मोहसिनुल मुल्क को शिमला में बुलाया और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश सरकार भारत में विधान परिषदों का विस्तार करना चाहती है। यदि भारतीय मुसलमान विधान परिषदों में अपना उचित स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इसकी डिमांड भारतीय सरकार से कर सकते हैं। उन्होंने नवाब को यहां तक कहा था कि मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार से पृथक चुनाव प्रणाली की मांग करनी चाहिए तथा इसी समय तत्कालीन भारत मंत्री लॉर्ड मार्ले ने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि भारत में विधान परिषद में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अतिशीघ्र उनके द्वारा लॉर्ड मिंटो की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया। इसीलिए अब विधान परिषदों में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए 1 अक्टूबर 1916 में 35 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खान के नेतृत्व में तत्कालीन वॉयसरॉय से शिमला में मिला था तथा उन्होंने निम्नलिखित मांगे उनके सामने रखी थी। पहला, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में उचित अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। उच्च पदों के लिए उनसे प्रतियोगिता परीक्षा ना ली जाए। म्युनिसिपल काउंसिलों तथा जिला बोर्डों में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली बनाई जाए तथा उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। मुस्लिम विश्वविद्यालयों के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाए। इस तरह की मांगों को तत्कालीन वॉयसरॉय ने भी उस शिष्टमंडल को यहां तक आश्वासन दिया था कि ब्रिटिश सरकार उनकी इन मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इस तरह से इन कारणों के चलते 1906 तक भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय पूर्ण रूप से हो चुका था। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स फर्स्ट फेज 1906 से 1935। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में भारतीय मुसलमानों के द्वारा शिमला में सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम पार्टी की स्थापना की गई थी जिसको कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहा गया था। जब 35 मुसलमानों का शिष्टमंडल तत्कालीन वॉयसरॉय से के सामने अपनी डिमांड्स को प्रस्तुत करने के लिए गया था तो वहीं पर सलीमुल्लाह खान के द्वारा इन मुसलमानों की एक सभा का आयोजन किया गया था और सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया कन्फेडरेंसी के नाम पर एक संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। लेकिन 30 दिसंबर 1906 को भारतीय मुस्लिम नेताओं ने इस संस्था का नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग रखने का सुझाव दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 में जब इसका पहला अधिवेशन हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो वहां पर इसका संविधान तैयार किया गया था, जिसको कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगले वार्षिक अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था उसमें की स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें कि निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी तरह से लॉयल रहेंगे। सरकार के निश्चयों और कानूनों से संबंधित सभी भ्रमणात्मक विचारों का निराकरण किया जाएगा। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, आर्थिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। प्रथम दोनों उद्देश्यों को बिना कि कोई हानि पहुंचाए मुसलमान तथा अन्य जातियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएंगे। कोऑपरेशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस 1909 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा
भारत में 1909 का अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें कि मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई थी तथा विधानमंडलों में उनके लिए स्थान निश्चित कर दिए गए थे। हिंदुओं ने इसका विरोध किया था तथा जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों में काफी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। लेकिन जैसे 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार ने टर्की के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा की थी, जिससे कि भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नाराज हो गए थे। और इसी समय कुछ राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का प्रयास करना शुरू किया था। और इसी के चलते 1916 में दोनों ही पार्टियों में एक समझौता हुआ था, जिसको कि लखनऊ समझौते के नाम से जाना गया है। इस समझौते के समय दोनों ही पार्टियों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। यहाँ पर दोनों ही जो पार्टियां थी वो एक मंच पर इकट्ठा होकर दोनों ने एक दूसरे का साथ देने की बात कही थी। जहां एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का साथ देने की बात कही थी। इसके परिणाम स्वरूप जहां एक ओर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली थी, वहीं दूसरी ओर 1909 के अधिनियम में जो सेपरेट चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसका कि कांग्रेस ने विरोध किया था, 1916 में उसको स्वीकार करके भारत में सांप्रदायिक राजनीति को मजबूती मिली थी, जो कि इतिहासकार जिसको कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल बताते हैं। हिंदू मुस्लिम स्पिल्ट एंड कम्युनल राइट्स। 1916 में दोनों पार्टियों में समझौता होने के बाद दोनों ही पार्टियों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया था। जब 1919 में रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। दूसरी ओर 1919-20 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तथा भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी तथा उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी प्रकार 1920 में जब महात्मा गांधी के द्वारा अपना पहला संगठित आंदोलन नॉन कोऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, तो इस आंदोलन में भी दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन 1921 में जब मोपला में के पश्चात दोनों ही समुदायों में गहरे मतभेद उत्पन्न हुए थे, जिसका कारण मोपला विद्रोह बताया गया था। मोपला केरल का एक क्षेत्र था जहां पर हिंदू जमींदार थे तथा वहां पर किसान मुसलमान थे। हालांकि वहां पर मोपला लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे यह इस विद्रोह ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। वहां पर हिंदू जमींदारों को मारा गया था तथा इसकी लपटें न केवल केरल में बल्कि केरल से बाहर पूरे भारत में फैल गई थी। अमृतसर, दिल्ली, लाहौर, मेरठ, नागपुर, लखनऊ, सहारनपुर, शाहजहांपुर, इलाहाबाद आदि स्थान पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे थे। 1926 में मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद का वध कर दिया था। इससे सांप्रदायिकता की आग और भड़क गई थी। इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी की नीतियों की आलोचना की थी और 1924 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दोबारा से रिवाइज किया था तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिक राजनीति का विकास आगे बढ़ा था। नेहरू रिपोर्ट। भारत की संवैधानिक समस्या का हल करने के लिए तथा 1919 का जो भारतीय अधिनियम जो था उसकी रिकमेंडेशंस की जांच करने के लिए 1927 में भारत में एक कमीशन भेजने की ब्रिटिश सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी।
जिसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। 1928 में भारत में साइमन कमीशन पहुंचा था। इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया था। इस कमीशन को लेकर मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्से में मोहम्मद अली जिन्ना और उनके समर्थकों ने मुस्लिम जो है साइमन कमीशन का विरोध करना स्वीकार किया था। वहीं दूसरी ओर आगा खां तथा मोहम्मद शफी जैसे ग्रुप ने साइमन कमीशन का सहयोग करने की बात कही थी। इसी समय तत्कालीन भारत सचिव बैकनहर्ड ने भारतीयों के सामने एक चुनौती पेश की थी कि भारतीय कभी भी एक ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिस पर सभी भारतीय सहमत हों। इस चुनौती को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कि एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। इस कमेटी को एक ऐसा संविधान निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो कि सभी भारतीयों को स्वीकार हो। जब इस कमेटी के द्वारा अपना संविधान से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर दी गई तो उस रिपोर्ट को 1928 में दोबारा से कलकत्ता में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी वो इस प्रकार से थी। इस रिपोर्ट में संयुक्त चुनाव प्रणाली की बात कही गई थी तथा अलग से चुनाव प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया था। केंद्र और प्रांतों में अल्पसंख्यकों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सभाओं में आरक्षण की बात कही गई थी तथा इस रिपोर्ट पर मोहम्मद अली जिन्ना ने आपत्ति जताई थी तथा इस रिपोर्ट में उनके द्वारा 3 संशोधन की बात कही गई थी जो इस प्रकार से थी। केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण दिया जाए। पंजाब और बंगाल में जनसंख्या के आधार पर 10 वर्षों के लिए मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जानी चाहिए। इन संशोधनों के बावजूद, हालांकि कांग्रेस इनको मानने के लिए तैयार हो गई थी, इन संशोधनों के बावजूद भी मोहम्मद शफी तथा आगा खां जैसे प्रतिक्रियावादी मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस रिपोर्ट का विरोध जारी रखा था। दूसरी ओर हिंदू महासभा ने भी जो है आगा खां तथा मोहम्मद शफी का विरोध किया था और इसीलिए जो है नेहरू रिपोर्ट को अपनाया नहीं जा सका था, जिससे कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ था। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम। नेहरू रिपोर्ट में जिन्ना के संशोधन अस्वीकार होने पर मुस्लिम लीग में असंतोष उत्पन्न हो गया था। मुसलमानों ने सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने के लिए 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन बुलाया था। इसमें जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे जो इस प्रकार से थे। भारत का भावी संविधान संघीय होना चाहिए जिसमें कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए। सभी प्रांतों को समान रूप से स्वायत्त शासन प्रदान किया जाए। केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों की सीटें 1/3 आरक्षित की जाए। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की जाए। प्रांतों में किसी भी प्रकार के विभाजन का प्रभाव पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर नहीं पड़ना चाहिए। सभी संप्रदायों को धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सिंध को बंबई प्रांत से अलग किया जाए। बलूचिस्तान और सीमा प्रांत में अन्य प्रांतों की तरह सुधार किए जाएं। केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिमंडलों में 1/3 मुस्लिम मंत्री होने चाहिए। जिन्ना के इन कार्यक्रमों को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिकता की जड़ें और मजबूत हो गई थी। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कम्युनल अवार्ड, गोलमेज बैठक एवं कम्युनल अवार्ड। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके पश्चात महात्मा गांधी जी के द्वारा 1930 में सविनय आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि पूरे देश में प्रभावशाली ढंग से चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार भी इस आंदोलन से पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। दूसरी ओर सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करना शुरू किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को लंदन में बुलाया गया था। इसमें भारत के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसमें भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां भी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की मांग को रखा था।
जिसके परिणाम स्वरूप इस परिषद में कोई निर्णय नहीं हो सका था। इसी समय भारत में शून्यवादी आंदोलन चल रहा था, जिसके चलते कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समझौता करने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार जहां एक और महात्मा गांधी ने शून्यवादी आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात को स्वीकार किया था, जिसके चलते दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। लेकिन सांप्रदायिकता समस्या के चलते इस सम्मेलन में भी कोई निर्णय नहीं हो सका था, जिसके चलते ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया था। इसीलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद भारतीय संवैधानिक समस्या का समाधान करने के लिए 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक सांप्रदायिक निर्णय निकाला था, जिसको कि कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया था। इस अवार्ड के अनुसार मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र और प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। दलित वर्ग को अलग वर्ग मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे, वहां विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व संबंधी रियासतें प्रदान की गई। इसके पश्चात तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसमें जो है पूरक सांप्रदायिक निर्णय लिया गया। केंद्रीय विधानमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पुनः एकता स्थापित करने का प्रयास किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर सैयद अहमद, मौलाना शौकत अली, पंडित मदन मोहन मालवीय ने नवंबर 1932 को इलाहाबाद में एकता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें संयुक्त निर्वाचन, सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था पर समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार मुसलमानों को 32% प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। सिंध, बंबई को अलग करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसी समय सर सैमुअल होर के द्वारा मुसलमानों को 1/3 सीटें प्रदान करने की घोषणा कर दी गई। मुसलमानों को दिया गया प्रतिनिधित्व एकता सम्मेलन से अधिक था, अतः मुसलमानों ने एकता सम्मेलन से अपने आप को दूर कर लिया। परंतु कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण सांप्रदायिक निर्णय पर अधिक कठोर रुख नहीं अपना सकी थी। जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान वर्ड, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति। इंडियन मुस्लिम लीग के इतिहास में पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम पंजाब के लोकप्रिय कवि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में जब मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन में बोलते हुए कहा था कि मैं चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना देना चाहिए, क्योंकि इन प्रदेशों में निवास करने वाले मुसलमानों के भाग्य का अंतिम निर्णय इसी तरह से सफलतापूर्वक हो सकता है। इस राज्य की सीमाओं को सीमित रखने के लिए उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि अंबाला डिवीजन के क्षेत्र को इसमें शामिल ना किया जाए। इसके पश्चात 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र रहमत अली ने अपनी पुस्तक नाउ एंड नेवर में पृथकतावादी योजना प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहिए, तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन का जब आयोजन किया गया, वहां पर मुस्लिम नेताओं को इस बात के लिए उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान की उत्पत्ति की बात को इस गोलमेज सम्मेलन में उठाए। लेकिन उस समय के जो मुस्लिम प्रतिनिधि जो थे, जफरुल्लाह खान, यूसुफ अली खान ने उनकी इस बात को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इस असफलता के बाद भारत में मुसलमानों में सांप्रदायिक राजनीति का विकास आगे बढ़ा था, या और आगे उसको मजबूती मिली थी। 1935 के एक्ट के अंतर्गत चुनाव, इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1935। 1935 में भारत की संवैधानिक समस्या में सुधार करते हुए सरकार ने 1935 का भारतीय अधिनियम पारित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, प्रांतों को स्वायत्त दे दी गई थी, तथा इसी
एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी। इन चुनावों में सभी भारतीय दलों ने भाग लिया था। जहां जब 1937 में ये चुनाव हुए थे तो इन चुनावों में जहां एक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई थी, तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत के आधार पर सरकार बना ली थी तथा 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार का गठन किया था। वहीं दूसरी ओर इन चुनावों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पूरी तरह से फेल हुई थी। मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सरकार नहीं बना सकी थी। वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां जो थी उन्होंने सरकारें बना ली थी। यूपी में सरकार बनाने को लेकर जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोग करने की बात की तो वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सहयोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नकार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया था। इसीलिए 1937 के चुनावों के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को दोबारा से रिवाइज किया था तथा अब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को धार्मिक आधार पर गठित करने की कोशिश की थी। और इसीलिए 1937 के बाद जब मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जिन प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अत्याचारी शासन का आरोप लगाया था। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों की परमिशन से भारत को ब्रिटिश की तरफ से शामिल होने की घोषणा कर दी थी, जिसका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जोर शोर से विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये चाहती थी कि पहले भारत की स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटिश सरकार भारतीयों से बातचीत करे, उसके बाद भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहती थी। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध जताते हुए प्रांतीय विधानमंडलों से इस्तीफा देना शुरू किया था। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने अपना त्याग पत्र दे दिया था। दूसरी ओर इस दिन को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस तथा प्रार्थना दिवस मनाने की घोषणा की थी। दूसरी ओर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं किया तो दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार का बशर्ते सहयोग करने की बात कही थी, जिसको कि ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थिति को काफी मजबूत कर लिया था। डिमांड ऑफ पाकिस्तान। लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। 1937 में जब आम चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी को फासिस्ट हिंदू संस्था कहकर पुकारना शुरू किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में बुलाया गया था, जिसमें कि पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का दृढ़ विचार है कि देश में कोई भी वैधानिक योजना मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगी जब तक उसकी रूपरेखा इन मौलिक सिद्धांतों पर आधारित ना हो, जैसा कि भौगोलिक समीपता वाली इकाइयां ऐसे प्रदेशों में बटी हुई हैं जिनकी स्थिति और प्रादेशिक एकीकरण इस प्रकार किया जाए जहां मुसलमानों की संख्या अधिक हो, जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों में उन्हें स्वतंत्र राज्यों या राज्य का रूप दे दिया गया हो, वहां की इकाइयां स्वतंत्र तथा प्रभुत्व संपन्न हो। तो इस प्रकार 1940 में मुस्लिम लीग ने खुले रूप से पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन करना शुरू किया था, जिससे कि सांप्रदायिक राजनीति अब अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो गई थी। अगस्त रेजोल्यूशन 1940। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने तथा राजनीतिक संकट को दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त में एक घोषणा की थी, जिसको कि अगस्त रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया है,
इस घोषणा में यह कहा गया था कि भारत में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाएगा तथा भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन भी किया जाएगा। साथ ही साथ भारत में औपनिवेशिक सरकार के गठन की बात कही गई थी। उसने यह भी कहा था कि ब्रिटिश सरकार आशा करती है कि सभी संप्रदाय युद्ध प्रयत्नों में सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे और इस प्रकार साथ साथ कार्य करके भारत के लिए ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में स्वतंत्र और समान पद पाने के मार्ग को पक्का करेंगे। मुस्लिम लीग ने अगस्त घोषणा को पूरी तरह से नकार दिया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अगस्त घोषणा को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जहां एक और मुस्लिम लीग ने इस घोषणा को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया था, वहीं दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घोषणा को, इस प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार किया था क्योंकि इसमें जो संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, संविधान जो बनाया जाएगा उसकी जो बात कही गई थी, उससे अलग होने की बात को भी स्वीकार किया गया था। कोई भी राज्य उसको माने या ना माने, ये उसके ऊपर निर्भर रहने की बात कही थी, जो कि विभाजन की ओर इशारा करती थी। क्रिप्स मिशन 1942। भारत की संवैधानिक समस्या का हल ढूंढने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। 22 मार्च 1942 को यह भारत पहुंचा था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इस मिशन के एकमात्र सदस्य थे। यह कहा गया था कि जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो गांधी जी के अच्छे मित्र थे तथा उनके एक मित्र ने गांधी जी को यहां तक लिखा था कि आपके प्रिय मित्र भारत आ रहे हैं, हो सके तो उनके साथ मिलकर जो है भारत की समस्या का समाधान किया जाए। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत की गई थी, मुस्लिम लीग से भी बातचीत की गई थी, जिसके बाद 29 मार्च 1942 को उन्होंने एक प्रस्ताव भारतीयों के सामने पेश किया था, जो इस प्रकार से था। इस प्रस्ताव के दो भाग थे। पहले भाग में भारत में एक संघ की स्थापना की बात कही गई थी तथा भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा देने की बात कही गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि भारत चाहे अपने आप को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसमें कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के संपूर्ण सदस्य एक निर्वाचक मंडल की हैसियत से बैठेंगे और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान निर्माण परिषद का चुनाव करेंगे। निर्वाचक मंडल में जितने सदस्य होंगे उसका दशांश चुनाव करेंगे। निर्वाचक मंडल में जितने सदस्य होंगे उसका दशांश संख्या विधान निर्माण संस्था में होगी। देशी राज्य अपनी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। ब्रिटिश सरकार इस संस्था द्वारा बनाए गए संविधान को निम्न शर्तें पूरे होने पर स्वीकार करेगी। यदि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत नवीन संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो वर्तमान स्थिति को लागू रखने का उसको अधिकार होगा। संविधान निर्माण संस्था व सम्राट की सरकार के बीच संधि होनी चाहिए। इस प्रस्ताव में भी अगस्त प्रस्ताव को दोबारा से दोहराया गया था। इट मींस दैट जो संविधान जो बनाया जाएगा उस संविधान को स्वीकार करना या ना करना प्रांतों के ऊपर रखा गया था, जो कि सीधे तौर पर इस बात को शो करता था कि कोई भी राज्य कभी भी संघीय भारत से अलग हो सकता था। तो इसीलिए कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मानने से पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था। गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया था कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो पोस्ट डेटेड चेक है। इट मींस दैट जो बात अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी वही बात दोबारा से क्रिप्स ने दोहराई थी। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने भी क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में सीधे हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग की बात को दोहराया गया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग की बात को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस बात को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए तो क्रिप्स प्रस्ताव ने पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया था, भारत में सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाया था।
तथा उसको मजबूत किया था। गांधी जिन्ना वार्ता, गांधी जिन्ना कन्वर्सेशन। सी राजगोपालाचारी ने क्रिप्स योजना के असफल होने के बाद कांग्रेस को यह कहा था कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 1944 में कांग्रेस से अलग होकर मुस्लिम लीग के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसको कि सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा गया था। उन्होंने इस फॉर्मूले पर विचार विमर्श करने के लिए लियाकत अली से विचार विमर्श किया था। लियाकत अली के सामने यह कहा गया था कि मुस्लिम लीग को भारत की आजादी का समर्थन करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पूर्वी प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाएगा। वहां पर रहने वाले लोग इस बात का निश्चय करेंगे कि वो भारत में रहेंगे या अलग होंगे। देश के विभाजन होने पर प्रतिरक्षा, व्यापार, यातायात और संचार के विषयों पर समझौता किया जाएगा। इन सभी बातों को मानने पर अंग्रेज भारत को आजाद कर देंगे, परंतु जिन्हा ने सी राजगोपालाचार्य की बात को अस्वीकार कर दिया था। जिन्हा ने तो यहां तक कहा था कि लियाकत अली के साथ जो बातचीत सी राजगोपालाचार्य ने की है वो उसका पर्सनल मैटर है, इसका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं है। सी राजगोपालाचार्य के फॉर्मूले को डिस्कस करने के लिए गांधी जी के द्वारा भी कोशिश की गई थी। इसीलिए गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करनी स्वीकार की थी। दोनों ही बड़े नेताओं की बातचीत 9 सितंबर 1945 से 27 दिसंबर 1945 को चली थी। और लेकिन इस बातचीत में जिन्ना के द्वारा अपनी पाकिस्तान की मांग को नहीं छोड़ा था। अपनी हठधर्मिता के कारण वो पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ही नेताओं में किसी भी तरह से कोई बात सिरे नहीं चढ़ पाई थी। उनकी इस बातचीत को लेकर तत्कालीन इतिहासकारों ने यहां तक लिखा है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है जब दो बड़े नेता समस्या का समाधान करने के लिए बैठे तथा समस्या का समाधान नहीं हो सका। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 16 फरवरी 1946 को इंग्लैंड में एटली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ था। नई सरकार के गठन होने के पश्चात प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक मिशन भेजना की घोषणा की थी, जो कि भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान कर सके। इस मिशन के 3 सदस्य थे, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट से शामिल थे। इसमें भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने 24 मार्च को भारतीय नेताओं से बातचीत की थी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था, हम भारत में विरोधी दावों का निर्णय करने नहीं आए हैं, बल्कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने के उपायों की खोज करने आए हैं। मिशन ने लगभग 472 भारतीय नेताओं से बातचीत की। मुस्लिम लीग से भी बातचीत की, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा जो है अपनी पाकिस्तान मांग को लेकर किसी भी तरह से के समझौता करने से अस्वीकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप 5 मई से 16 मई तक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जहां पर समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी तरह से मुस्लिम लीग को संतुष्ट नहीं किया जा सका। और इसीलिए 16 मई 1946 को इन्होंने भारतीयों के सामने एक योजना प्रस्तुत की थी, जिसको कि कैबिनेट मिशन योजना कहा गया था। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार से थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों एवं देशी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, जिसको केवल विदेश नीति, सुरक्षा तथा यातायात जैसे विषयों के विभाग दिए जाएंगे। इनके लिए संघ को धन प्राप्त करने का अधिकार होगा। संघ में एक कार्यपालिका और विधान पालिका का प्रावधान होगा। बाकी विषय प्रांतों को सौंप दिए जाएंगे। प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार दिया जाए। प्रत्येक समूह में कार्यपालिका और विधान पालिका होगी। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें प्रांतों, रियासतों और जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। संविधान के स्वरूप का निर्माण करने के लिए प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया था। प्रथम समूह में मद्रास, बंबई, सुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा आदि प्रांत शामिल किए गए थे। ये सभी प्रांत हिंदू बहुल प्रांत थे। दूसरे समूह में पंजाब, सीमा प्रांत, सिंध जैसे राज्य सम्मिलित किए गए, जो कि मुस्लिम बहुल प्रांत थे।
तीसरे समूह में बंगाल और आसाम को शामिल किया गया था। प्रांतों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई। इन तीनों प्रांतीय समूहों में से प्रत्येक को अपने समूह का संविधान बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तत्पश्चात तीनों समूह मिलाकर भारत का संविधान बनाएंगे, इस बात को कहा गया था। प्रथम आम चुनाव के पश्चात कोई भी प्रांत अपने समूह से नाता तोड़ सकता था। 10 वर्ष के पश्चात प्रांत केंद्रीय संविधान में संशोधन की मांग कर सकता था। केंद्र में 14 सदस्यीय अस्थायी सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे, 1 सिख सदस्य होगा, 1 भारतीय ईसाई सदस्य होगा, 1 देशी राज्यों का सदस्य होगा। सभी केंद्रीय विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे, अंग्रेज उनको चलाने में उनकी सहायता करेंगे। तो इस तरह से जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव ने हालांकि पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन संविधान बनाने की बात में उसी बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था जो बात क्रिस्प प्रस्ताव में या अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार हालांकि कर दिया, इसीलिए जिन्ना ने इसके विरोध स्वरूप यहां तक कह दिया था कि बंटकर रहेगा हिंदुस्तान और लड़के लेंगे पाकिस्तान, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की थी। वहीं दूसरी ओर इसी समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया था। अंतरिम सरकार में हालांकि शुरुआत में मुस्लिम लीग ने शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें शामिल कर लिया था। लियाकत अली खान को वित्त विभाग सौंप दिया गया था। लियाकत अली खान ने अन्य मुस्लिम लीग सदस्यों से मिलकर लगातार अंतरिम सरकार को चलाने में बाधा उत्पन्न की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरिम सरकार पूरी सही तरीके से काम करने में नाकाम रही थी। और डायरेक्ट एक्शन डे जब 16 अगस्त 1946 को अनाउंस किया गया, तो उसके बाद बंगाल और पंजाब में बड़े स्तर पर दंगे होने शुरू हुए थे। बंगाल के नोआखली में बड़े स्तर पर दंगे हुए थे, जिसके चलते लगातार जो है भारत में सांप्रदायिकता अब बढ़ती चली गई थी। इसीलिए सरकार के द्वारा भारतीय समस्या का समाधान करने के लिए दोबारा से जो है तत्कालीन वॉइसरॉय को चेंज किया गया था। लॉर्ड वोवेल की जगह नए वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वॉइसरॉय बनाकर भेजा गया था तथा उनको इमीडिएटली भारतीय समस्या का समाधान करने को कहा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया था, जिसके अनुसार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना दिया गया था तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। और इस प्रकार पाकिस्तान को सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, असम का जिला सिलहट प्रदान कर दिया गया था। शेष प्रदेश भारत में रहे थे। तो इस प्रकार पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया था। कंक्लूजन, सो वी कैन से दैट there were main aspects which lead to the emergence of communal and separatist politics and partition of India, which are ब्रिटिश के द्वारा जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई गई थी, उसके द्वारा लगातार भारत में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया गया था तथा साथ ही साथ मुस्लिम कम्युनलिज्म ने भी, मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेड अलीट मुस्लिम लीडर्स ने भी जिसमें जमींदार, नवाब तथा पॉलिटिकल लीडर शामिल थे, उन्होंने भी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए लगातार जो है सांप्रदायिक राजनीति को हवा दी थी तथा जिसके परिणाम स्वरूप अंत में भारत का विभाजन हुआ था। थैंक यू वेरी मच। रेफरेंसेस, thank you very much.